जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग और इसमें कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। जी तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है आपसे वो ये है, दैट इज़ 5.1 एक्सरसाइज। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस ऑफ द फॉलोइंग मेटल एटम्स। ये पिछले चैप्टर में भी कैटायंस बनाने की बातें की गई थी और इस चैप्टर में भी की जा रही हैं। तो लिथियम चूँकि एटॉमिक नंबर 3 रखता है, ये हीलियम को फॉलो करेगा, ये +1 चार्ज रखेगा। और एल्यूमिनियम फॉलो करता है नियॉन 10 को, तो ये 13 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 10 करने के लिए ये +3 चार्ज रखेगा। तो इसका ज़रा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो लिथियम है वो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लूज़ कर देगा, दैट इज़ द के शेल, दैट इज़ एल। के में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, एल में एक ही है। तो जो के शेल है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, डेफिनेटली वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, आपने क्लास में पढ़ा होगा, वैलेंस शेल आउटर शेल को कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, यानी ये वाला शेल कम्प्लीटली 2s1 ख़त्म हो जाएगा और 1s2 ही रह जाएगा। और इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस वे, दिस इज़ द एटम, arrow after change, lithium is positively 1 charge with +1 electron। उसके बाद एल्यूमिनियम का भी आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम बेसिकली 13th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ये फॉर्मेशन होगी एल्यूमिनियम आयन की। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1s2 द के शेल, देन दिस वन इज़ L एंड दिस वन इज़ L के बाद M। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S2 और S2p6 8 इलेक्ट्रॉन्स, S2p1 टोटल इलेक्ट्रॉन्स विच आर समथिंग लाइक 3। इसके आउटर शेल में भी आपको देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। और आफ्टर चेंज क्या होगा, ये पूरा शेल ख़त्म हो जाएगा, एम शेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चला जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो प्लस के साथ 3 लगा दिया हमने, और ये हमारे पास अब 2 शेल्स ही रह गए जिसमें के और एल शामिल है। के और एल यानी दीज 2 थिंग्स, आप देख सकते हैं दीज 2 थिंग्स आर हेयर। सो इस तरह से एल्यूमिनियम आयन बनेगा। बट द स्टोरी इज़ नॉट ओवर, इफ़ यू जस्ट थिंक बिट मोर, दे आर आस्किंग रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स। इनके भी कैटाइंस बनाने हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनके कैटाइंस जो हैं वो कैसे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटाशियम आयन है वो बनेगा, पोटाशियम के टोटल 4 शेल्स होते हैं और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 में से 1 आउटर शेल ख़त्म हो जाएगा, 3 शेल्स रह जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें, कैल्शियम भी जो है उसकी आयन फॉर्मेशन भी होगी। और कैल्शियम डेफिनेटली इसके भी 4 शेल्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट शेल कंटेन 2, द सेकंड शेल कंटेन 8, द थर्ड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स and the outer shell contain 2 electrons. As calcium is the 20th element of the periodic table, तो 20th element होने के लिहाज से ये आर्गन को फॉलो करेगा। डेफिनेटली इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और इस तरह से कैल्शियम जो है वो +2 चार्ज अपने ऊपर बनाएगा, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन। तो बच्चों इस तरह जो है ये स्टोरी 5.1 की ओवर। लेट्स टॉक अबाउट 5.2। अब 5.2 में आपको नज़र आ रहा है कि दे आर आस्किंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। अभी हमने नेगेटिवली चार्ज आयंस के बारे में बात करनी है, दैट इज़ सल्फाइड S-2 एंड क्लोराइड Cl-1। ये कैसे बनते हैं इनकी बात करते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पे अब आपको नज़र आ रहा है कि कैसे हमारे पास सल्फाइड आयन बनेगा। देखिए सल्फ़र बेसिकली प्रोडक्ट टेबल का जो है ये 16th एलिमेंट है, यानी कि सल्फ़र में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बेसिकली 16। सल्फ़र इज़ द 16th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये आर्गन को फॉलो करता है विच इज़ ऑन द 18th नंबर। याद रखिएगा कोई भी एटम जो है वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस को फॉलो करता है, तो सल्फ़र की जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो आर्गन है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल है इसमें 8,
और ये एम शेल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एस में है और 4 पी इलेक्ट्रॉन है। अब एनायन की खासियत ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू खुरम्स लॉ आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन टेल के साथ लिखे जाएंगे। देन दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन टेल के साथ नज़र आए, इट्स मीन दैट कि रिडक्शन ही होगी, चाहे वो कोई भी सिनेरियो हो। तो टेल के साथ इलेक्ट्रॉन है ये ऐड होंगे, ऐड होने के बाद सल्फ़र के पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी बढ़ जाएंगे, यानी 16 थे 18 हो जाएंगे और वो आर्गन को फॉलो कर लेगा। अब देख भी सकते हैं पहले पी में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 और आ गए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हुए इस सब शेल में और ये 6 हो गए हैं। So that makes the idea of making of an ion of sulfur that is called the sulfide ion. इसको आप नाम दोगे सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। ओके, उसके बाद दे आर आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लोराइड आयन कैसे बनता है। यस, दिस थिंग इज नोन एज द क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। अब होता यह है कि जो क्लोरीन है वो बेसिकली 17th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ये भी आर्गन को फॉलो करता है विच इज़ ऑन द नंबर 18 इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से क्या साइंस समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के में 2 हैं, एल में 8 हैं और एम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर के एम में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए उसने 2 गेन किए 8 होने के लिए। इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, तो उसने 1 गेन करना है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। सो लुक एट दिस थिंग इज़ ऑक्टेट। इस तरह ही अब आपको नज़र आ रहा है पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तीसरे शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 गेन करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो दिस कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में इस तरह के सिनेरियो को रिडक्शन पढ़ेंगे। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इसको रिडक्शन कहते हैं, और जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो दैट्स द स्टोरी फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल्स यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इनके एनायंस बनाने हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन 7th नंबर पे होता है, ये नियॉन को फॉलो करेगा। दैट इज़ फॉस्फोरस 15th नंबर पे होता है, ये आर्गॉन को फॉलो करेगा। दैट इज़ ब्रोमीन विच इज़ ऑन दी 35th नंबर इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये 36th क्रिप्टॉन को फॉलो करेगा। और हाइड्रोजन आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जहाँ से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है, और ये दूसरे एलिमेंट हीलियम को फॉलो करेगा, चूँकि हीलियम भी एक नोबल गैस है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो होने वाला है, अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो उसके पास टोटल जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेटली इसने 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए आपको नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज नज़र आ रहा है। और याद रखिएगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसको हम कहेंगे नाइट्राइड आयन। ठीक है, इसका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ आपको। सो याद रखिएगा वी यूज टू कॉल इट एज नाइट्राइड आयन। दे आस्क अ क्वेश्चन कि भाई आप लिविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो इस तरह आप 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देंगे, इसके आउटर शेल में ऑलरेडी 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद -3 हो जाएगा और ये आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स द स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ द नाइट्राइड आयन। उसके बाद द स्टोरी इज़ नॉट ओवर, फॉस्फाइड आयन की जो है वो हम बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉस्फाइड आयन कैसे बनता है। देखिए जैसे कि मैंने बताया फॉस्फोरस 15th नंबर पे है, तो 15th नंबर वाला किसको फॉलो करेगा, 18th नंबर को, आर्गन को। डेफिनेटली 15 का मतलब है पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 10 हो गए और आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। जिस तरह नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 होते हैं, ऐसे ही आपको मिलेंगे फॉस्फोरस के भी आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास 15 से 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा। दे हैवंट आस्क इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे जस्ट आस्क कि लिविस क्रॉस डॉट फार्मूला बनाए। तो दैट इज़ द वे टू मेक द लिविस क्रॉस डॉट फार्मूला। सो ये बन गया फॉस्फाइड आयन, राइट, फॉस्फाइड आयन। याद रखिएगा फॉस्फाइड आयन। जिस तरह आपने एक गैस पढ़ी थी अमोनिया, याद होगा आपको, इस तरह ही फॉस्फोरस भी 3 हाइड्रोजन रख सकता है क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है। तो दैट इज कॉल्ड अमोनिया गैस एंड दैट इज कॉल्ड फॉस्फीन गैस।
आप अपने टीचर से जाके क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर फॉस्फीन गैस के बारे में बताएं, इसका क्या फार्मूला होता है। तो चलें, थोड़ा सा टीचर्स को भी तंग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है ब्रोमाइड आयन कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रोमीन है इट इज़ दी 35th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, 8 और 8 16 और 2 कितने हो गए? दे आर समथिंग लाइक 18, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स आपको अगले शेल में नज़र आएंगे। सो एज़ यूजुअल क्या होगा, 35 ने किसको फॉलो करना है, 36 को, क्रिप्टॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर ये बन जाएगा ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन। तो दैट इज़ द स्टोरी जो मैंने थोड़ा सा आपको ये नीचे बना कर दिखाई है। बुक में ये डायग्राम्स परफेक्ट नहीं है। 1 2 3 4 शेल्स होंगे, लेकिन जो चौथा शेल होगा उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यू कैन से कि उसमें अगर इसमें 2 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, तो दे आर समथिंग लाइक इसमें जो डी सब शेल है इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। डी में 10 होते हैं, तो 8 और 8 16, 16 और 10 26, 26 और 2 28, और बाकी फिर इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ जाएंगे। सो दैट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी। इस लेवल पे आपको बहरहाल ब्रोमीन नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो बस एज सिंपल एज दैट आप इसको ड्रॉ कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टोरी है हाइड्राइड आयन की। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन भी होता है, ठीक है, और H नेगेटिव हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड दी हाइड्राइड आयन। इसको आप जो है बुलाएंगे हाइड्राइड आयन, ठीक है। और हाइड्राइड आयन जो है वो बेसिकली कैसे बनता है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है, दैट इज़ अ न्यूट्रल बॉडी, एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, रिडक्शन हुई, और दैट इज़ हाउ हीलियम बन गया। ये मतलब हो रहता है हाइड्रोजन है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स हीलियम की तरह हो जाते हैं, ये 1s2 हो जाता है। सो इट फॉलोज डुप्लेट रूल। बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने ऑक्टेट को फॉलो किया। तो बच्चों ये हमने 5.2 कर ली, अब चलते हैं 5.3 की तरफ। तो बच्चों अगर 5.3 की तरफ देखें, देयर आस्किंग क्वेश्चन कि आपके पास ये पेयर ऑफ एटम्स हैं, यूज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने बनाना है, कैसे बनता है इसकी साइंस को स्टडी करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर, और एल्यूमिनियम और क्लोरीन मिलेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। सो यू कैन से कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, ये कैसे बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। सो दे आर आस्किंग दिस स्टोरी इन दिस सेल्फ असेसमेंट और कॉन्सेप्ट असेसमेंट। तो चलें इसको करते हैं। तो बच्चों अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान मुकाबला है। अब डेफिनेटली मैग्नीशियम चूँकि मेटल है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये ऑक्सीजन को देगा, और इस तरह से मैग्नीशियम +2 हो जाएगा। और डेफिनेटली मैग्नीशियम 12th नंबर पे होता है, उसने 10 नंबर को फॉलो करना है, दैट्स पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जबकि ऑक्सीजन 8वें नंबर पे होता है, उसने नियॉन को फॉलो करना है और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनेंगे तो ये दोनों चार्जेस सेम होंगे और ये दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे। इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर जाएंगी और आयॉन्स आपस में मिल जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, एंड दैट विल ओपन अ स्टोरी ऑफ आयोनिक बॉन्ड। और आपने कभी तेजाबियत की दवाई अगर पी हो तो वो यही कंपाउंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस तरह से ये दोनों आपस में मिलेंगे और इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड की स्टोरी भी टफ नहीं है। एल्यूमिनियम चूँकि 13th एलिमेंट है, नियॉन को फॉलो करेगा, क्लोरीन 17th एलिमेंट है, आर्गॉन को फॉलो करेगा। अब 13th ने 10 को फॉलो करना है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 17 ने 18 को फॉलो करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो लिहाजा पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों बॉन्ड बनाएं, क्योंकि +3 चार्ज रखता है और -1 चार्ज रखता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक +3 जो है वो 3 -3 के साथ बॉन्ड बना ले। तो आप समझ लें कि एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोराइड आयंस जो हैं वो आपस में आकर अटैच होंगे। सो लेट्स चेक इट आउट कैसे होंगे। ऐसे होंगे, यानी कि एक आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम का, और आप देख सकते हैं कि 13th इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक क्लोरीन इसके पास चला जाएगा, एक इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, 3 क्लोराइड आयंस बनेंगे।
और ये तीनों क्लोराइड आयंस जो हैं वो एल्यूमिनियम के साथ आयोनिकली अटैच हो जाएंगे, यानी एक क्लोरीन से गुजारा नहीं होगा एल्यूमिनियम का। ही हैव टू गो फॉर 3 क्लोरीन्स एंड 3 क्लोराइड्स इसके साथ अटैच करेंगे, और एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम होगा, इस आयनिक कंपाउंड का, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इन सेल्फ असेसमेंट 5.3। अगली असेसमेंट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं 5.4 में अब दे आर आस्किंग रिकग्नाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड्स। इसमें से जज करें किसके पास आयनिक बॉन्ड होगा। तो नो डाउट सबके पास ही आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि सब में मुझे पहला वाला एलिमेंट मेटल नज़र आ रहा है। सोडियम इज़ अ मेटल, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, पोटाशियम इज़ अ मेटल, एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल। और मैंने ये सीखा है आज तक कि मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलें तो हमेशा आयनिक बॉन्ड ही बनता है। पोटाशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड अभी बनाया था हमने, मैग्नीशियम फ्लोराइड अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल चेक की थी, पर ये मैग्नीशियम फ्लोराइड है। सोडियम फ्लोराइड ये जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें होता है, ये आपके दांतों को मजबूत करने के लिए रहता है। सोडियम ब्रोमाइड, तो ये हमारे पास कंपाउंड्स आपके सामने हैं। सो लेट्स चेक इट आउट हैविंग आयनिक बॉन्ड कैसे रिकग्नाइज करेंगे हम। तो बच्चों अगर हम देखें पोटाशियम क्लोराइड की तरफ, तो पोटाशियम क्लोराइड जो है ये एक ऐसा एटम है जो कि 19th नंबर पे है। इसने आर्गन को फॉलो करना है, तो आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इस तरह से वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और पोटाशियम +1 क्लोरीन -1 पोटाशियम क्लोराइड फॉर्मेशन। बट द स्टोरी इज़ नॉट एंडेड हेयर। एल्यूमिनियम क्लोराइड की एग्जांपल मैंने भी आपको समझा दी थी, एंड आई होप कि आपको भी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये सारी कहानी ओपन की थी। नाउ द न्यू स्टोरी हेयर इज़ मैग्नीशियम फ्लोराइड का बनना। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड जो है ये कैसे बनता है। मैग्नीशियम 12वें नंबर पे है, फ्लोरीन 9वें नंबर पे है, 9th नंबर पे। 12 ने भी 10 को फॉलो करना है, 9 ने भी 10 को फॉलो करना है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम 12 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 फ्लोरीन आएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है एक फ्लोरीन ने, तो 2 फ्लोरीन आएंगे और दोनों मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे। सो दैट्स दी ओपनिंग डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, इसने एक इस फ्लोरीन को दिया, एक इस फ्लोरीन को दिया। इसके आउटर शेल में 7 थे, इसके आउटर शेल में 7 थे, एक लेकर ये 8 हो गए, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसके भी 8 हो गए, और इसने 3 शेल थे, एक शेल ख़त्म हो गया और 2 शेल रह गए। ये बड़े एटम से छोटा एटम बन गया और ये छोटे एटम से बड़ा एटम बन गया। सो दैट ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ पॉन्डरिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये बात याद रखो, आयनिक बॉन्ड बनने से पहले एटम का साइज़ कुछ और होता है, आयनिक बॉन्ड बनने के बाद एटम का साइज़ कुछ और हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। एटम बड़े से छोटे हो जाते हैं और जो छोटे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। सो ये भी बात बड़ी मैंने पावरफुल आपको बताई है जो आपने याद रखनी है। ओके, सो सोडियम फ्लोराइड फॉर्मेशन की तरफ भी देख लेते हैं। सो दैट इज़ द स्टोरी हाउ सोडियम एंड फ्लोरीन गोना बॉन्ड आउट। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है देयर इज़ सम मिस्टेक इन दिस डायग्राम। 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर दैट इज़ द रॉन्ग डायग्राम। इसमें आपने सिर्फ 1 और 2 शेल्स को देखना है, ये शेल नहीं बनाना आपने, दैट्स मिस्टेकनली डन। और इसमें सोडियम के 3 शेल्स ठीक हैं, आउट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे शेल में आएगा। ये तीसरे शेल में गलती से लिख दिया उन्होंने, ये बेसिकली फ्लोरीन ही क्लोरीन बना दिया उन्होंने। सो यहाँ पे भी वही मिस्टेक है, सो डोंट डू दिस मिस्टेक, ये गलती से हो गया। सो यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके फ्लोरीन को देगा और सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा, सिंगल सिंगल चार्ज रहेगा दोनों पर। और सोडियम ब्रोमाइड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और सोडियम जो है चूँकि इसके पास हमारे पास आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और ब्रोमीन के भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। सो दैट्स हाउ ब्रोमीड आयन बनेगा, ब्रोमाइड आयन बनेगा, और सोडियम ब्रोमाइड जैसी एग्जांपल सामने आएगी, सोडियम और ब्रोमीन आपस में मिल जाएंगे। ब्रोमीन एज आई टोल्ड यू बिफोर 35th एलिमेंट है, तो ये 36 कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और ये 11th एलिमेंट है और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा। ये नियॉन को फॉलो करेगा और ये क्रिप्टॉन को फॉलो करेगा। सो दैट्स द स्टोरी। और दैट वाज अ कॉन्सेप्ट असेसमेंट नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो हमने की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि 5.5 है। इसमें दे आर आस्किंग ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल एंड मिथनॉल। इसको मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं आप, और इसके अलावा आप इसको मीथानॉल भी कह सकते हैं, मीथानॉल। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट।
सो हेयर वी हैव द स्टोरी। हमने इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने थे। सो ये अमोनिया का बना दिया मैंने इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ब्लैक डॉट्स नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो हाइड्रोजन है इन्होंने आके इनसे बॉन्ड बना लिए। इस तरह से हम HCl का भी बना सकते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल डायग्राम। इस तरह की आप भी बना सकते हैं। सिर्फ आउटर शेल ही शो किया जा रहा है। आउटर शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन ने दिया आकर, और हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक ही होता है। सो इफ़ यू वांट टू गो अहेड और आप बनाना चाहें मीथानॉल का स्ट्रक्चर, सो दैट इज़ द स्टोरी। और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह भी डिपिक्ट किया है, इसको ड्रॉ कर लो आप। और इफ़ यू वांट टू सी इट वंस अगेन बाय अनदर एंगल, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। सो दैट इज़ हाउ मीथानोल जो है वो बनेगी। NOH को ऑल कहते हैं और ये मीथाइल होता है, तो मीथाइल अल्कोहल कहते हैं इसको, या मीथानॉल कहते हैं। ये बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कैसे इनके नाम रखे जाते हैं। IUPAC सिस्टम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उनकी मदद से इनके नाम रखे जाते हैं। बहरहाल ये बड़ी क्लासों में डिटेल में डिस्कशन होगी आपसे। तो बच्चों अब हम चलते हैं 5.7 की तरफ, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और उसके अलावा क्वेश्चन किया जा रहा है हाउ इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। चलें इसको फ़र्क करते हैं, लेकिन उससे पहले तो 5.6 भी करनी थी ना भाई, आपने बताया ही नहीं है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स फर्स्ट। इसको कर लेते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स: कार्बन डाइसल्फाइड, नाइट्रोजन गैस एंड ईथीन। नेचुरल गैस में होती है ये सिर्फ 20%। ओके, सो देयर वी हैव टू ड्रॉ द क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। And that is the way to draw the electron dot structure of a nitrogen gas. नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन से शेयर होंगे, और दैट इज़ दी गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर जो कि बनेगा N और N के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। और इस तरह ही हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, दैट इज़ बेसिकली ईथीन। इसमें कार्बन और आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यहाँ से हाइड्रोजन के समझ लें, ये हाइड्रोजन का समझ लें, और इसके भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, और 2 तो यहाँ शेयर कर दिए थे दूसरे कार्बन के साथ, यहाँ से 2 शेयर हो गए। ऑक्टेट कार्बन का यहाँ से भी पूरा है, यहाँ से भी पूरा है, यहाँ से इसका डुप्लेट है, इसका डुप्लेट है, इसका डुप्लेट है, और इसका भी डुप्लेट है। एंड दैट इज़ द क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ ईथीन और इथाइलिन मॉलिक्यूल। इसको इथाइलिन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। सो नाउ हम बात करेंगे पोलर नॉन पोलर के बारे में, और डिफरेंट बिटवीन कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो बच्चों मैं सोच रहा था आपको नोट्स भी रिक्वायर्ड होंगे, तो मैंने बड़े टेक्निकल और इजी नोट्स बनाए हैं। तो आप अभी अगर नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर है, उस पर आप डायल करें। बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके आप ये नोट्स हासिल कर सकते हैं, जिससे आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। सो ये है डिफरेंस जनाब पोलर नॉन पोलर के बारे में, आपने पढ़ा होगा क्लास में। सो पोलर हमेशा याद रखिएगा, दे हैव सम पोल्स ऑन इट, और नॉन पोलर अगर सिमिलर एटम्स हों यूजुअली नॉन पोलर रहते हैं। कभी कभी डिफरेंट एटम्स भी कुछ स्ट्रक्चर इस तरह उनका अलाइनमेंट हो जाता है कि ये नॉन पोलर बन जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर कैटेगरी में रहता है। जबकि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जब अभी जो मैंने आपको कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स करवाए थे, दैट वाज कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले ईथेन, मीथेन। इसके अलावा भी मैंने ईथीन मॉलिक्यूल भी आपको करवाया था, दैट वाज कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन अ साइड। तो ये भी जो है ईथीन से इथाइलिन भी मैंने कहा था, और ये भी नॉन पोलर कैटेगरी में रहेगा। सो बहरहाल पोलर वाटर बहुत अच्छी एग्जांपल है, और HCl पोलर मॉलिक्यूल की बहुत अच्छी एग्जांपल है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पोलर एग्जांपल है। पोलर की एसिड्स अमूमन पोलर रहते हैं। H2SO4 मॉलिक्यूल पोलर होता है, सो बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ जंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ ज़्यादा घूमेंगे, मेरे न्यूक्लियस पे ज़्यादा घूमेंगे। हाइड्रोजन कहता है चलो ठीक है तुम बदमाशी कर लो, बिकॉज आई हैव अ स्मॉल न्यूक्लियस, और कोई बात नहीं इलेक्ट्रॉन्स कम मेरी तरफ घूम लें, तो ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और इस तरह से ये चूँकि दोनों एटम दोनों न्यूक्लियस एक जैसे होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और इक्वल चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और इस तरह से इसमें पोलैरिटी जनरेट नहीं हो पाती,
जिस वजह से हम इनको कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में लेंगे, लेकिन नॉन पोलर में पोल्स नहीं बनेंगे। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस अगर डेवलप हों तो फिर ये पोलर हैं, अगर ना हो तो फिर ये नॉन पोलर हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ना बच्चों, ये अमूमन बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। आपने लिखना है यूट्यूब सर्च बार पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्पेस GS अकेडमी, आपको मेरी वीडियो मिलेगी। वहाँ से पहले कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इस तरह समझिएगा मुझसे होता क्या है, उसके बाद फिर आप ये डिफरेंस पढ़ने आओ ताकि आपको पता भी लगे क्या होता है डिफरेंस। बहरहाल इसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक ही एटम प्रोवाइड करता है, यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम्स कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो क्या कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं? आपके सामने सिंपल ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का बनना, फिर नाइट्रिक एसिड का बनना, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम आयन का बनना, ये सब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं। इवन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है BF3 और NH3, ये भी आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दी जिससे हम ये साबित करते हैं कि भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो साइंस कॉन्सेप्ट्स के साथ होती है, एंड आई एम वेरी अप्रिशिएटिंग द वे फेडरल बोर्ड बुक्स आर बीइंग मेड, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो हैं बच्चों को गाइड करते हैं अबाउट द रियल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप आगे आने वाले आइडियाज़ को साइंस के और अच्छी तरह समझ सकते हो। बहरहाल GS अकेडमी भी कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करती है और आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आउट करने की कोशिश में रहती है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखें, बड़ों का अदब करें, पढ़ें लिखें, पाकिस्तान को आगे करें, एक बहसियत कौम दुनिया के सामने नुमाइंदगी करें, और इतनी अच्छी रिसर्च करें कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर्स निकलें जिनकी बुक्स में नाम मैं पढ़ूं, और मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत से लोग ऐसे प्रोड्यूस किए जाएं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.